आप आज रोड पे चले जाओ और लोगों से भारत के बारे में पूछो तो एक बात सब लोग सेम कहेंगे कि आज भारत का दुनिया भर में नाम चल रहा है। मोदी जी भारत का नाम रोशन कर रहे हैं और आज लोग हमें पहचानने लगे हैं, हमारी इज्जत करते हैं। 7 पुरस्कार पूरे वर्ल्ड से मिले इस प्राइम मिनिस्टर को। 67वां स्थान मिल गया हमारा पासपोर्ट को, जो 77वें नंबर पे था। 25 कंट्री के अंदर हमें वीजा की जरूरत नहीं पड़ रही है। हिंदुस्तानियों की इतनी इज्जत हो गई है। 39 कंट्री में हाथ के हाथ हमको वीजा मिलता है। ये मीम भी आपने बहुत देखी होगी। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे? क्या हम सही में इतने पावरफुल बन चुके हैं या फिर ये सब सरकार के द्वारा केयरफुली क्राफ्टेड एक नैरेटिव चल रहा है? क्योंकि लास्ट वीक यूएस का डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर दिल्ली में आके कह गया है कि हम भारत में चाइना वाली गलती नहीं दोहराएंगे, हम भारत को कभी भी यूएस का राइवल बनने ही नहीं देंगे। India should understand that we're not going to make the same mistakes with India that we made with China 20 years ago in terms of saying, oh, we're going to let you be able to develop all these markets and then the next thing we know, you're beating us in a lot of commercial things. मतलब एक तरह से उसने हमें ओपन चैलेंज दे दिया है। दूसरी तरफ यूएस का कॉमर्स सेक्रेटरी हमें कहता है कि भारत को 30 दिन तक रशियन ऑयल खरीदने के लिए हम अलाउ कर रहे हैं, मतलब हमें परमिशन दी जा रही है कि जाओ भैया रशियन ऑयल खरीद लो। अगर आपको याद हो तो जो ट्रेड डील साइन हुई थी उसके बाद यूएस ने व्हाइट हाउस की वेबसाइट पे साफ साफ लिखा था कि अगर भारत ने रशियन ऑयल खरीदा तो हम इस ट्रेड डील से हाथ वापस खींच लेंगे और वापस से भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिया जाएगा। जबकि हमारे फॉरेन मिनिस्टर तो अभी तक ये कहते थे कि मुझे अपने लोगों के लिए बेस्ट डील लेने से कोई रोक नहीं सकता है। तो अगर ये बात सच है तो यूएस की तरफ से जो कमेंट्री पास की जाती है कि हम रशियन ऑयल नहीं खरीदने देंगे या फिर 30 दिन के लिए अलाउ कर रहे हैं, इसको साफ साफ आके डीबंक क्यों नहीं कर दिया जाता हमारे फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से, और ये क्यों नहीं कह दिया जाता ऑफिशियली कि भैया यूएस जो ये सारी बातें कर रहा है वो सब फेक न्यूज है। कभी तो मोदी जी रशिया यूक्रेन वॉर रुकवा देते हैं और दूसरी तरफ चाइना हमें धीरे धीरे चारों तरफ से घेरता जा रहा है। एक तरफ तो मोदी जी जहां भी जाते हैं वो कंट्री उन्हें अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे देती है और दूसरी तरफ एंटी इंडिया सेंटिमेंट अपने पीक पे पहुंच रहा है और सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं बल्कि ग्राउंड पे भी ये चीजें क्लियर हो रही हैं। And the Indian Embassy in Ireland has issued an advisory following an increase in attacks on Indians. There have been at least 3 instances of attacks on Indian citizens last month alone. 2024 में सऊदी अरेबिया ने पहली बार भारत के साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करी थी और 2025 में इसी सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ हिस्टोरिक एग्रीमेंट साइन कर लिया जिसमें पाकिस्तान पर कोई अटैक होता है तो उसे सऊदी अपने ऊपर हुआ अटैक समझेगा। एक तरफ जयशंकर जी वर्ल्ड स्टेज पर भारत की पावर को फ्लॉन्ट करते हैं जिसकी सिग्मा रील आपने इंटरनेट पे बहुत देखी होंगी, और दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर आईएमएफ से $1 बिलियन का लोन भी पाकिस्तान को मिल जाता है। तो क्या भारत की फॉरेन पॉलिसी एक फेलियर साबित हो रही है और क्या एस जयशंकर जी सुषमा स्वराज के एक फेल्ड सक्सेसर साबित हो रहे हैं? तो ये है एस जयशंकर जी के नाम मेरा एक ओपन लेटर, आइए देखते हैं। देखिए जो वॉर, सैंक्शन या जियोपॉलिटिकल टेंशन है सिर्फ एक न्यूज नहीं होती, इसका सीधा असर आता है आपके घर के बजट के ऊपर। किसी कंट्री में वॉर होती है तो पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ जाती है। यूएस ईरान टेंशन की वजह से पूरे दुनिया में क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए। अब जैसे वॉर बिना बताए आती है वैसे ही बीमारी भी कभी भी आ सकती है। एक सीरियस इलनेस का बिल मिडिल क्लास के लिए फाइनेंशियल डिजास्टर बन सकता है। और जैसे वॉर्स के लिए गवर्नमेंट कंट्री लेवल पे प्रिपरेशन करती है वैसे किसी भी हेल्थ इमरजेंसी के लिए आपको भी प्रिपेयर्ड रहना चाहिए और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्थ इंश्योरेंस लेना। पर सबसे बड़ी कंफ्यूजन आती है कि 25+ कंपनीज और 100+ इंश्योरेंस की प्लान्स हैं, कौन सी पॉलिसी सही है, क्या कवरेज होगा, क्या नहीं होगा, ये समझना बड़ा मुश्किल लगता है। और इसी कंफ्यूजन की वजह से लोग या तो गलत पॉलिसी ले लेते हैं या फिर इस डिसीजन को ही पोस्टपोन करते रहते हैं। इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूं डिट्टो इंश्योरेंस, जो एक जीरोधा बैक्ड कंपनी है। डिट्टो पर आप फ्री में कंसल्टेशन कॉल्स बुक कर सकते हो। एक्सपर्ट्स हर क्लॉज को क्लियरली समझाते हैं, आप पॉलिसी लो या ना लो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है अगर कभी क्लेम रिजेक्ट हो जाए तो डिट्टो आपकी तरफ से इंश्योरेंस कंपनी से लड़ते हैं और पूरा पेपर वर्क और सपोर्ट देते हैं। जब मैं अपने लिए एक पॉलिसी देख रहा था तो पहले मैंने डिट्टो के कुछ आर्टिकल पढ़े, फिर 2-3 फ्री कॉल्स ली और प्लान्स को कंपेयर करा और तब पॉलिसी बुक करी। और इस पूरे प्रोसेस में ना कभी सेल्स का प्रेशर हुआ और ना एक भी स्पैम कॉल्स आई। इंश्योरेंस जितना कम एज में लो उतना सस्ता पड़ता है। डिस्क्रिप्शन में डिट्टो का लिंक लगा रहा हूं। फ्यूचर को लेकर अगर सीरियस हो तो एक बार इनको चेकआउट जरूर करना। देखो भारत आज वर्ल्ड स्टेज पर काफी विजिबल हो चुका है। हर बड़ी कॉन्फ्रेंस में हम हिस्सा बनते हैं। दुनिया में कुछ भी होता है तो वर्ल्ड लीडर्स फोन करके मोदी जी को अपडेट करते हैं। जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर यूरोप में इंटरव्यूज देते हैं और उनकी हिपोक्रेसी को कॉल आउट करते हैं, Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problem, but the world's problems are not Europe's problem. तो अंदर से प्राउड फील होता है। ऐसा लगता है कि यार अब हमें कोई हल्के में नहीं ले सकता है और इसीलिए फॉरेन मिनिस्टर्स की ऐसी रील्स खूब वायरल होती हैं। The first question is, one person you wish to have dinner with, King Jong-un or George Soros? What was the first one? King Jong-un, the North Korean. I think this is Navratri, I'm fasting.
इनफैक्ट एस जयशंकर जी शायद फेमस ही अपनी इसी लेजर आई एडिट की वजह से हुए हैं, जिन पे मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं, जिसे देखकर लोगों को लगता है कि यार अब हम विश्वगुरु बन चुके हैं। लेकिन यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। देखो, इन इंटरव्यूज में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर यूरोप ये कहता है कि हम रशिया से तेल खरीद के यूक्रेन की वॉर को फंड कर रहे हैं, तो हमें उन्हें कॉल आउट करना चाहिए, क्योंकि वो लोग हमसे कई गुना ज्यादा गैस रशिया से खरीदते हैं। यूएस जो खुद रशिया पे सैंक्शन लगाता है, चुपके चुपके रशिया से $1 बिलियन के फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट कर चुका है। इसीलिए इस हिपोक्रेसी को कॉल आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। शशि थरूर जी भी जब यूके जाके कहते हैं कि भारत को दबा के इन्होंने लूटा है, तो उनकी क्लिप्स भी खूब वायरल होती है, उनकी तारीफ भी होती है। लोगों को यह बात पसंद आती है कि हम एक कॉन्फिडेंट नेशन की तरह बिहेव कर रहे हैं। लेकिन जब ये कॉन्फिडेंस एरोगेंस में बदल जाए और आपके एक्शंस आपकी बातों से मैच ना करे, तो फिर ये एक जुमला नजर आता है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स कहते हैं कि मैं अपने लोगों के लिए बेस्ट डील सिक्योर करूंगा, कोई और कंट्री हमें डिक्टेट नहीं कर सकती कि हम रशिया से तेल खरीदेंगे या नहीं। लेकिन जब ट्रंप ने सैंक्शंस लगाने शुरू करे, तो हमारी सरकारी ऑयल कंपनीज ने चुपचाप रशियन ऑयल इंपोर्ट को कम कर दिया, और 5-10% नहीं, सीधा 32% से। और इसके बाद जब ट्रेड डील साइन करने की बात आई, तो अमेरिका ने साफ कह दिया कि अगर रशिया से दोबारा ऑयल खरीदा तो वापस से तुम्हारे ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। और इसके बारे में जब एस जयशंकर जी से पूछा जाता है, तो वो कहते हैं अरे डील तो पीयूष गोयल जी ने साइन करी। पीयूष गोयल जी से पूछो तो वो कहते हैं देखो भैया, ऑयल वगैरह का मामला तो एस जयशंकर जी देख रहे हैं। आप जितनी बार और पूछोगे मेरा जवाब वही होगा कि वो एमईए उसका जवाब दे। मतलब दोनों में से कोई इसके बारे में बताने को तैयार नहीं है। इसके अलावा ये एग्जांपल देख लो। See, your German company is supplying us some tunnel boring machines which they make in China. What's the name? But China is not allowing them to sell it to India. They're producing in China? Yeah. Some component going from Germany, but We most should of it stop made in buying China. German equipment now. पीयूष गोयल जी पब्लिकली एक जर्मन मिनिस्टर को एम्बेरस कर रहे हैं, बच्चे की तरह डांट रहे हैं, ऊपर से उसकी वीडियो बनती है और मीडिया में वायरल भी हो जाती है। अगर कोई प्रॉब्लम थी तो आप इसे डिस्क्रीटली मीटिंग करके भी डिस्कस कर सकते थे, क्योंकि डिप्लोमेसी ऐसे नहीं चलती। आप खुद सोचो कि जर्मनी में जब ये वीडियो गई होगी तो हमारी क्या इमेज बनी होगी। वो जर्मन मिनिस्टर ने जब ये वीडियो देखी होगी तो वो सोच रहे होंगे कि यार भारत के मिनिस्टर्स का इंटरेस्ट बिजनेस से ज्यादा पीआर में नजर आता है। अब यही अप्रोच मुझे अपने फॉरेन मिनिस्टर की दिखाई देती है। आपने कभी किसी और कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर की ऐसी रील वायरल होती नहीं देखी होंगी, और ना ही सोशल मीडिया पे लाइक बटोरने से डिप्लोमेसी चलती। मेरे हिसाब से डिप्लोमेसी में ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इंटरव्यूज की वजह से भारत में भले ही एस जयशंकर जी की तारीफ होती हो, लेकिन बाहर इसे एक एरोगेंट इमेज समझा जाता है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर अपने वायरल इंटरव्यूज में कहते हैं कि भारत एक $2400 पर कैपिटा की इकोनॉमी है, मैं वही डील करूंगा जो मेरे लोगों के लिए बेस्ट होगी। It is our duty to the Indian people that we go out in the world and get oil at the lowest price so that the interests of the Indian people are protected. अब ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जो सस्ता तेल हमने रशिया से इतने दिनों तक खरीदा, जिसकी वजह से लोगों ने आरोप लगाया कि भारत रशिया यूक्रेन से प्रॉफिट कर रहा है, उसका फायदा तो मुझे किसी आम आदमी तक पहुंचते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। हम शुरू होने से पहले भी उतने का ही पेट्रोल खरीद रहे थे, और आज भी लगभग उतने का ही पेट्रोल खरीद रहे हैं, जबकि रशिया से हम काफी डिस्काउंटेड रेट पे ऑयल खरीदते हैं, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायरा एनर्जी इस रशियन क्रूड ऑयल के सबसे बड़े बायर्स हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की IOCL, BPCL और HPCL भी इसके मेजर बायर्स हैं। ये जो हमारी सरकारी कंपनीज है, ये इस क्रूड ऑयल को सप्लाई करती है हमारी डोमेस्टिक मार्केट में, लेकिन इसके बावजूद आम आदमी तक इस डिस्काउंटेड ऑयल का कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है। लेकिन कुछ इंडियंस हैं जिनको इस डिस्काउंटेड ऑयल का बड़ा फायदा हो रहा है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायरा एनर्जी। इन दो प्राइवेट रिफाइनरीज ने क्रूड ऑयल को रिफाइन करके अग्रेसिवली इंटरनेशनल मार्केट में बेचा है। पिछले साल रिलायंस और नायरा एनर्जी ने $60 बिलियन के पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करे, और कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से इन दोनों कंपनीज को $16 बिलियन तक का प्रॉफिट हुआ है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज को 2022 से अब तक रशियन ऑयल बेच के $6 बिलियन का प्रॉफिट हो चुका है, और नायरा एनर्जी में तो मेजर स्टेक रशिया का ही लगा हुआ है। लेकिन इन वेस्टर्न कंट्रीज का यह कहना कि भारत रशिया और यूक्रेन की वॉर से प्रॉफिट कर रहा है, ये इनकी बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है, क्योंकि रिलायंस और नायरा से रशियन ऑयल खरीद कौन रहा है? यूरोप, सिंगापुर और यूएई। और यूएस एम्बेसडर तो खुद कह रहा था कि हम चाहते हैं कि भारत रशियन ऑयल खरीदे ताकि प्राइसेस स्टेबल रहें। They bought Russian oil because we wanted somebody to buy Russian oil at a price cap. That was not a violation or anything. It was actually the design of the policy, because as a commodity we didn't want oil prices going up. तो अब भारत पर इसी रशियन ऑयल को खरीदने के लिए सैंक्शंस किस बात के लिए लगाए जा रहे हैं? इसके अलावा रशिया से ऑयल खरीदने से हमारे फॉरेन रिजर्व भी सेव होते हैं, क्योंकि अगर हम रशिया से ऑयल नहीं खरीदते तो हमें हर साल $9 बिलियन से $12 बिलियन तक ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी इसका फायदा हुआ है, बस आम आदमी तक इसका डायरेक्ट फायदा पहुंचता हुआ
मुझे तो नहीं दिखाई दिया। मुझे ऐसा लगता है कि देश के आम आदमी का काम सिर्फ ताली पीटने का रह गया है। फॉरेन कंट्रीज में जब मोदी जी विजिट करते हैं तो पीआर के लिए डायस्पोरा याद आ जाता है, लेकिन उन इंडियंस के अगेंस्ट जब हेट क्राइम्स होते हैं, रेसिज्म होती है, तब फॉरेन मिनिस्टर जी नजर नहीं आते हैं, ना ही उनकी तरफ से इस पर कोई भी स्टेटमेंट निकल के आती है। पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया पर भारतीयों के अगेंस्ट रेसिज्म पीक पे पहुंच चुकी है, जिसके इफेक्ट ग्राउंड पे भी दिखने लगे हैं। आयरलैंड में इतने इंडियंस पे अटैक हो चुके हैं, यूएस कनाडा में इतने इंडियंस पर रेसिस्ट अटैक होते रहते हैं। Why are you in my country? Why are you here? Yeah, why are you in America? I don't like you guys here. There's too many of you guys here. इनफैक्ट कुछ टाइम पहले एक रिपब्लिकन ने हनुमान जी को फॉल्स हिंदू गॉड तक कह दिया था। लेकिन क्या हमारी सरकार ने आज तक इस इशू को इंटरनेशनल स्टेज पे उठाया है? आई डोंट थिंक सो। किसी भी और देश के सिटीजन के खिलाफ ऐसी रेसिज्म होती है तो वो पूरी दुनिया में तहलका मचा देते हैं। अरे एक छोटा सा देश है इजराइल, वहां पर जो ज्यूज रहते हैं उनके अगेंस्ट कोई भी कुछ बोल के देख ले तो उसको एंटी सेमाइट बोल दिया जाता है, यानी कि डायरेक्टली हिटलर का सपोर्टर बता दिया जाता है। अफ्रीकन या एशियंस के अगेंस्ट भी कहीं पर रेसिज्म होती है तो पूरी दुनिया एक साथ आके बोलती है कि रेस पूरी तरह से गलत है। अफ्रीकन के अगेंस्ट रेसिज्म को इतना सीरियसली लिया जाता है कि गोरों की हिम्मत तक नहीं होती है कि एन वर्ड को वो यूज भी कर सके। ऐसे ही मुस्लिम्स के अगेंस्ट अगर रेसिज्म हो तो उसे इस्लामोफोबिया बोल दिया जाता है। एशियंस की आइज पर कुछ बोल दिया जाए तो इसे रेस और ऑफेंसिव कंसीडर किया जाता है। लेकिन इंडियंस और स्पेशली हिंदूज के अगेंस्ट कोई भी रेस इंसिडेंट होता है तो उसे रेसिस्ट समझा ही नहीं जाता है। हमारी एक्सेंट से लेकर रिलीजन का मजाक उड़ाना पूरी तरह से नॉर्मल बन चुका है। पजीत बोलना कंप्लीटली नॉर्मल दिखाई देता है ऑन सोशल मीडिया एज वेल एज ऑन द ग्राउंड। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फॉरेन मिनिस्टर को हर एक इंसिडेंट पर स्टेटमेंट देने की जरूरत है, लेकिन हिंदू फोबिया के अराउंड अवेयरनेस लाने के लिए आपको एक इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। एकेडमिया से लेकर पॉप कल्चर में इस नैरेटिव को पुश करना पड़ेगा, तब जाकर इंस्टीट्यूशनल लेवल पर इसमें चेंज आएगा। आप एटलीस्ट सोशल मीडिया कंपनीज के अगेंस्ट एक्शन लेके इस बात की शुरुआत कर सकते हो। लेकिन क्या हमारे देश की फॉरेन मिनिस्ट्री भारतीयों पर होते इस रेसिस्ट अटैक के अगेंस्ट कोई भी एक्शन लेते हुए दिखाई देती है? मुझे तो इसमें कुछ भी नजर नहीं आता। भारत ने पहलगाम पर हुए अटैक के बाद टिकटॉक पर पाकिस्तानियों ने खुल के एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाया जो पूरी दुनिया ने देखा। इसको कुछ भले इंडियंस ने वीपीएन लगा के टैकल किया, लेकिन भारत की सरकार को शायद इसके बारे में पता भी नहीं चला होगा। अब भारत में टिकटॉक बैन है, इसका मतलब ये नहीं कि टिकटॉक पर आपके खिलाफ बुरी इमेज बना के पूरी दुनिया में फैलाई नहीं जा सकती। पाकिस्तानियों का यह प्रोपेगेंडा टिकटॉक के अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी खूब फैल रहा था, जिसे आम लोग जाके फैक्ट चेक कर रहे थे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई बड़ा एक्शन नहीं दिखाई दे रहा था। और यहीं पर हम नैरेटिव वॉर में लूज कर जाते हैं, स्पेशली वेस्टर्न लोगों के पर्सपेक्टिव से, जो ये कहने लगे थे कि भारत पाकिस्तानियों पर अनप्रोवोक्ड अटैक कर रहा है। भारत को इजराइल से कंपेयर किया जा रहा था और वो लोग भी मान रहे थे कि भारत इस वॉर में अपने 5-6 रफाल जेट को खो चुका है। अब वैसे तो बात चलती है कि बीजेपी के पास इतनी बड़ी आईटी सेल है जिससे वो नैरेटिव को सोशल मीडिया पे कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन जब भारत के लिए नैरेटिव बनाने की बात आई तो ये सारी चीजें गायब होती हुई दिखाई दे रही थी। इसके अलावा भी भारतीयों के अगेंस्ट टिकटॉक पर पाकिस्तानियों और चाइनीज द्वारा फंडेड धड़ल्ले से प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे अगेंस्ट रेसिज्म और स्टीरियोटाइप्स और ज्यादा बढ़ते जाते हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं बल्कि हम स्ट्रेटेजिक लेवल पर भी चाइना से मात खाते जा रहे हैं। क्वाड के बारे में शायद आपने सुना होगा। इस ग्रुप को स्पेशली साउथ चाइना सी में मैरीटाइम सिक्योरिटी में चाइना को टैकल करने के लिए बनाया गया था। क्वाड के 4 मेंबर्स हैं, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान। 2004 में ये इमर्ज हुआ था, लेकिन 2007 में ऑस्ट्रेलिया के एग्जिट के बाद से ऑलमोस्ट डेड हो गया था। 2017 में इसे वापस से रिवाइव किया गया। 2024 में भारत में क्वाड की मीटिंग होनी थी जो कैंसिल हो गई और फिर यूएस में हुई। अब कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि क्वाड के फेलियर का एक मेजर रीजन भारत था, क्योंकि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की वजह से किसी भी ग्रुपिंग में कमिट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए 2021 में यूके, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने फिलीपींस के साथ मिलकर स्क्वाड नाम से एक और ग्रुप बना लिया था। ऑकस में भी जापान के आने के बाद शायद भारत ही एक मेंबर होगा जो इस ग्रुप का पार्ट नहीं होगा। अब क्योंकि क्वाड का फोकस मैरीटाइम सिक्योरिटी से शिफ्ट होकर बाकी एरियाज में जा चुका है, इसलिए क्वाड की वैल्यू खत्म होती जा रही है। ये फोटो देखो, चाइना ने बे ऑफ बंगाल से लेकर म्यांमार, कोको आइलैंड, श्रीलंका और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक भारत के अराउंड एक रिंग बना ली है। इसको चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बोलते हैं। इसके रिस्पॉन्स में हमने भी एक नेकलेस ऑफ डायमंड बिल्ड करा है, लेकिन इस रिंग के आउटसाइड ही अगर हम क्वाड के थ्रू ऑकस का पार्ट बन के चाइना को कंटेन कर लेते तो चाइना यहां तक पहुंच ही नहीं पाता। ऊपर से भारत के चारों तरफ फैला हुआ है चाइना का डेथ ट्रैप और डीप स्टेट के रिजीम चेंज ऑपरेशंस ने हमारे नेबरहुड को काफी ज्यादा अनस्टेबल बना दिया है, जिससे भारत की फॉरेन पॉलिसी काफी वीक नजर आती है। अदरवाइज आप खुद ही सोच के देखो कि ऐसा क्यों होता है कि पहले हमारे सारे नेबरहुड्स एकदम से एंटी इंडिया हो जाते हैं और फिर जब देश एकदम बर्बाद होने लगता है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, तब भारत उन्हें जाके बेल आउट करता है। मालदीव में देख लो क्या हुआ, इंडिया आउट के नारे लग रहे थे, लेकिन हमारे पास थैंकफुली एक
एक टूरिज्म का ट्रम्प कार्ड था जिसकी वजह से उन्हें लाइन पे आना पड़ा। अब नेपाल में भी ऐसा ही सेंटिमेंट बिल्ड हो रहा है। अब देखना होगा कि नेपाल में हम क्या करते हैं, क्योंकि करंटली मुझे ऐसा लगता है हमारे नेबरहुड के हर देश में एक पैटर्न सा बन गया है। पहले चाइना उन्हें अपने डेट ट्रैप में फंसाता है, फिर देश बर्बाद हो जाता है और बेल आउट करवाने के लिए वो भारत के पास आ जाता है। लेकिन तब तक चाइना अपना उल्लू सीधा कर चुका होता है। पहले इन्होंने श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट लिया था और अब बांग्लादेश के चिटगोंग पोर्ट पर भी ये लोग पहुंच गए। लेकिन फिर भी हमने बांग्लादेशियों को 16,000 टन चावल भेज दिए हैं। मतलब यहां पर यूनिस चाइना जाता है कि नॉर्थ ईस्ट इन्वेट करो और हम उन्हें चावल खिला रहे हैं। इसके अलावा पहलगाम के बाद पाकिस्तान को IMF से $1 बिलियन का लोन अप्रूव हो जाता है। कैसे हो रहा है ये सब? अगर हम विश्वगुरु बन गए और पाकिस्तान को ग्लोबली हमने आइसोलेट कर दिया है, तो वॉर के टाइम पर ये लोन कैसे अप्रूव हो रहा है? इस टाइम पर हमारे फॉरेन मिनिस्टर की लेजर आई की बैटरी क्यों खत्म हो जाती है? अगर आपको याद हो तो हमारे ऊपर जब पहलगाम का हमला हुआ उसके बाद जो हमने ऑपरेशन करा उसमें सिर्फ 2 ही देश थे, इजराइल और ताइवान, जिन्होंने खुल के पाकिस्तान का नाम लेके हमें सपोर्ट किया था। बाकी किसी देश ने भी खुल के नाम लेके हमें सपोर्ट नहीं किया था। फिर सऊदी और पाकिस्तान कैसे डील कर लेते हैं जिसमें वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान पर अटैक हुआ तो उसे हम अपने ऊपर हुआ अटैक मानेंगे, जबकि सऊदी के साथ सेकंड बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर हम हैं। फिर भी इस टाइप की डील कैसे हो जाती है? मोदी जी हर वेस्टर्न समिट का हिस्सा होते हैं, हम G7 का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इनवाइट किया जाता है और मोदी जी जाते भी हैं और हमारी मीडिया कहती है कि देखो भारत कितना इंपॉर्टेंट बन गया है। लेकिन जब भारत और कनाडा के बीच में निज्जर को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही थी तो फाइव आइज में सब भारत के अगेंस्ट हो गए थे, जबकि हम कहते हैं कि कनाडा तो इररिलेवेंट है, उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम हैं। तो फिर यहां पे क्या हुआ? ट्रंप के साथ ही देख लो, कभी मोदी जी ट्रंप के लिए स्पेशल कैंपेन कर रहे थे, अब की बार ट्रंप सरकार के नारे चल रहे थे। क्या फायदा हुआ उस स्पेशल ट्रीटमेंट का? आज तक किसी वर्ल्ड लीडर ने किसी दूसरी कंट्री के कैंडिडेट को इस तरह से प्रमोट नहीं किया है। तो फिर क्यों लग रहे हैं हमारे ऊपर सैंक्शंस और टैरिफ? और इन टैरिफ्स को हटाने के लिए जो ट्रेड डील पे साइन किया गया है उसमें भी साफ साफ कहा गया है कि अगर रशिया से तेल खरीदोगे तो वापिस आ जाएंगे टैरिफ। अब कुछ लोग ये कह देंगे कि ट्रंप बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल इंसान है, लेकिन ये बात तो 2019 में भी पता थी। और भारत की गवर्नमेंट के बुद्धिजीवी तो कहते रहते हैं कि अमेरिका ने भारत का साथ कभी नहीं दिया है, वो अपने पार्टनर्स को हमेशा यूज एंड थ्रो करता है। फिर ये तमाशा हमने किया क्यों? वो भी टैक्स पेयर्स के पैसों पे। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आज वर्ल्ड स्टेज पर भारत अपने दोस्तों को खोता जा रहा है। हालांकि ये कहा जाता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। लेकिन जिन इश्यूज पर हमारे इंटरेस्ट अलाइन करते हैं उन पर भी कोई कंट्री हमें सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आती है। और जो भी कंट्रीज या कंपनीज भारत के साथ डील साइन करती हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारत को एक मार्केट की तरह देखती हैं और यहां से अपना प्रॉफिट बनाना चाहती हैं। फिर चाहे वो यूरोपियन यूनियन के साथ हुई हमारी ट्रेड डील हो और या फिर इतनी सारी AI कंपनीज का सडनली भारत में इतना इंटरेस्ट लेना। सारी की सारी AI कंपनीज भारत में सस्ते दामों में या फ्री में अपने चैट बॉट्स को बेच रही हैं ताकि वो इतने सारे लोगों के डेटा पर उनको ट्रेन कर पाएं। और इसके अलावा ये सारी AI कंपनीज भारत में आके सबसे ज्यादा पैसा किस चीज में लगा रही हैं? यहां पर खुलने वाले डेटा सेंटर्स में, जिसमें सबसे ज्यादा लैंड, बिजली और पानी यूज होती है। और ये जहां पर भी लगते हैं वहां के लोगों को सिर्फ इससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और आप चाहे कितनी भी बड़ी कंपनीज को देख लो, सबका सब जितना पैसा AI में भारत में लगाएंगे वो यहां पर किसी फाउंडेशन मॉडल को डेवलप करने में नहीं लगा रहे ताकि हम AI की रेस में आगे बढ़ सकें। वो यहां पे अपने डेटा सेंटर लगा रहे हैं ताकि यहां की पावर, पानी और जमीन को यूज करके वो पूरी दुनिया में अपनी AI को बेच सके और हमारे लोगों के डेटा पर अपने AI टूल्स को ट्रेन करके उनको और इंप्रूव कर सकें। इसके अलावा अगर जियोपॉलिटिकली देखें तो रशिया हमारा काफी अच्छा दोस्त है, लेकिन वो चाइना के अगेंस्ट कभी नहीं जाएगा। इसीलिए हमें चाइना को टैकल करने के लिए वेस्ट के साथ एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल रिलेशनशिप बिल्ड करनी होगी। मोदी जी को पूरी दुनिया में स्टेट ऑनर्स दिलवाने से फॉरेन पॉलिसी की सक्सेस नहीं मापी जा सकती। क्राइसिस के टाइम पर कितने लोग आपके साथ खड़े होते हैं, इससे पता चलता है आपकी फॉरेन पॉलिसी कितनी मजबूत है। वर्ल्ड में आपके देश के लोगों को कैसे ट्रीट किया जाता है, उनके इंटरेस्ट को कितने अच्छे से प्रोटेक्ट किया जाता है, इससे आपकी फॉरेन पॉलिसी का पता चलता है, जो मुझे आज की डेट में फेल होती नजर आती है। हम खुद को विश्व गुरु कहते हैं, लेकिन अपने नेबरहुड में ही एक सेकेंडरी चॉइस बन के रह गए हैं। इसीलिए हमें लेजर आइज को थोड़ा सा डिम करके ज्यादा फोकस इन रियल इश्यूज पे करना चाहिए। बाकी डिट्टो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप अपनी फैमिली को सिक्योर करना चाहते हो तो उन्हें एक बार जाके अभी चेकआउट जरूर करना। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो अगला वीडियो आपको और अच्छा लगेगा। स्क्रीन पे लगा दिया है, क्लिक करो और अभी देख डालो।